नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बात होगी छत्तीसगढ़ की। और इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रियंका गांधी कितनी असरदार हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 मई को होना है। तीसरे चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा चल रहा है। तो राष्ट्रीय नेताओं के दौरों और सभाओं को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बाकी 7 सीटों पर मतदान को लेकर कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां बिलासपुर में सभा लेकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांजगीर चांपा लोकसभा में आम सभा कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र में सभा लेकर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भाजपा की कमान खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाले हुए हैं। पहली बार वे छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम कर ताबड़तोड़ 3 सभाएं लिए हैं। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सभाएं लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इनके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह देव सहित तमाम बड़े नेता लगातार चुनावी रैली जनसंपर्क कर बीजेपी को राज्य में सभी 11 सीटें दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि प्रियंका जी ने जिन बातों को रखा है निश्चित तौर पर प्रभावी हैं। अब प्रियंका जी ने जिन बातों को रखा है निश्चित तौर पर प्रभावी हैं। प्रियंका गांधी जी को लोग सुनना चाहते हैं। प्रियंका गांधी जी जब संवाद करती हैं तो लोग उससे जुड़ते हैं। प्रियंका जी ने 10 साल की मोदी सरकार की असफलता को, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को उठाने के साथ ही प्रियंका जी ने लोगों के जले पे मरहम भी लगाने का काम किया कि निश्चित तौर पर प्रियंका जी के आने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में हम शेष जो भी 7 सीटें जहाँ पे चुनाव होना है, उन सारी सीटों में कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण बना है। मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नलिनेश ठोकने का कहना है, कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से देश में स्थित है, उसके किसी भी नेता के आने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की देश में जो स्थिति है, उनके किसी नेता के जाने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाहे प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आई हो, उनका प्रभाव भी कुछ नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की नेत्री बोलती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्हीं की नेत्री जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो छत्तीसगढ़ में आके प्रताड़ित होती हैं। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे? अपने जो थीम वाक्य है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को न्याय नहीं दिला पा रही हैं। वो छत्तीसगढ़ में आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या हिला पाएंगी? बहरहाल पहले और दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब तो जनता ही तय करेगी कि भाजपा को सभी 11 सीट जाएंगी या इस बार कांग्रेस सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अधिकतम सीटों की लीड करेगी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। आखिर प्रियंका गांधी कितनी असरदार रहेंगी, क्या बीजेपी के सामने कुछ कमाल कर पाएंगी? और इसी संवाद में स्थापित करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्राकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे और जानेंगे सत्य प्रकाश जी की प्रियंका गांधी का दौरा है छत्तीसगढ़ का। बहुत सारे हमने देखे हैं, नारे भी लगाए, उत्तर प्रदेश की कमान भी उनको हाथ में मिली, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाई। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ कमाल कर पाएंगी प्रियंका गांधी? उनका दौरा कितना आपके लिए कारगर साबित होगा और क्या अमृत का काम करने वाला है क्या प्रियंका गांधी का दौरा? ये देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि चुनाव चल रहा है तो इनके विशिष्ट नेतृत्व आएगा, हमारे नेतृत्व आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बात कहाँ महत्वपूर्ण है? बात महत्वपूर्ण है कि इनका जो शिष्ट नेतृत्व आता है वो बात क्या करता? वो बात करता मंगलसूत्र की, वो बात करता मीट मछली की,
वो बात करते हैं कि भाई कांग्रेस एक राजनीतिक दल के अंदर, कांग्रेसी राजनीतिक दल के अंदर क्या चल रहा है उस मुद्दे को जनता के पास लेके जाए। वो ये लेके जाता है कि कांग्रेस क्या बोल रही है ये लेके जाता है, और हमारे नेता आते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व आता है तो वो ये लेके जाता है कि हम गरीबों के लिए क्या काम करेंगे, वो ये लेके जाते हैं कि हम महंगाई कैसे कम करेंगे, वो ये लेके जाते हैं कि हम रोजगार कैसे आपको देंगे। और जो हमने एक नया पत्र दिया उसमें जनता देख रही है कि हमारे घोषणा पत्र उनके घोषणा पत्र में क्या अंतर है। उसमें हर वर्ग को लिए दिया है। महिलाओं की अगर मैं खास तौर से बात करूं तो प्रियंका गांधी को एक आस की तरह से देखती है वो, क्योंकि खास तौर से महिलाएं ये समझती है, सोचती है कि प्रियंका गांधी जी आई है तो हमारे उत्थान के लिए बात करेगी, हमारे लिए कुछ देने की बात करेगी, और जो उनको दिखा है नया पत्र में। इसलिए बोलूं तो कि हमारे नेता उनमें नेता फर्क, खासतौर से प्रियंका गांधी को एक आस के तौर पर जनता ही नहीं, खासतौर महिलाएं इस आस के साथ देखती कि ये जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी वो नाम है जो महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रही है। प्रियंका गांधी वो नाम है जो महिलाओं के हक की बात करती है। प्रियंका गांधी वो नाम है जो महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होने देती। कितना महिलाओं के लिए काम किए हैं, कितना काम किए हैं महिलाओं के लिए इन 5 सालों में जब भूपेश बघेल की सरकार थी। देखिए आपको जी मैं बता रहा हूं अभिषेक जी, देखिए आप प्रियंका गांधी जी के दौरे देखिए, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, शिष्ट थे, उनके मार्गदर्शन में यहां सरकार चल रही थी। आप महिलाओं के काम की बात करते, भाई महिलाओं के काम के आदिवासी समाज की बात करो, बस्तर में वहां पे बालिकाओं के लिए शिक्षा 300 स्कूल बंद किए थे, किसके दिए गए पैसा तो खरीदी की गई। खासतौर महिलाओं की अगर मैं बात करूं, वहां पे डेनेक्स का उत्पादन जो कभी छत्तीसगढ़ इतिहास में डेनेक्स का उत्पादन करवाया हमारी सरकार, जो विदेशों तक कपड़े गए, स्वयं सहायता समूह के महिला को 2 लाख तक का कर्जा माफ हमारी सरकार ने किया। तो हमने महिलाओं के हमेशा उत्थान की बात की। बस्तर के शिक्षक जो युवा थे, जो महिलाएं भी उसमें, उनके लिए अलग से शिक्षक भर्ती का प्रावधान हमारी सरकार लेके आई थी। तो हमने महिला को उत्थान के लिए काम किया। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, जब हमारी सरकार थी, महिला अपराध में छत्तीसगढ़ 13वें नंबर पे था, और जब हमारी पास सरकार, ये एनसीआर का डाटा है, मेरा डाटा है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जब भूपेश बघेल सरकार तब का डाटा नहीं है, और हमारी सरकार में 5वें नंबर पर महिला अपराध में आया था छत्तीसगढ़। ये हमने करके दिखाया था। तो इसलिए बोल रहा हूं, देखिए चुनाव हमने काम करने के बावजूद विपक्ष बैठे, इसमें कोई दौरा नहीं है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा जो बनाया गया था चुनाव के अंतिम चरण में, वो प्रोपेगेंडा इनका काम कर गया। मगर जनता देख रही है। अभी 3 महीने की मैं बात कर रहे थे, महतारी बंधन में लाखों महिला अभी भी, खास तो देखिए महतारी बंधन इस तरह का जो योजना होती है उसका लाभ कौन लेना चाहता है? मजदूर वर्ग की महिला, आदिवासी वर्ग की महिला, जो पिछड़ा वर्ग की महिला है, वो महिलाएं आज भी अपना फॉर्म लेके घूम रही है। उनको कोई कारण नहीं बता पा रहा है कि उनके खाते में पैसा क्यों नहीं आया। तो वो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई, और उन्हीं महिलाओं की आवाज, वो दबी महिलाएं, वो जो पिछड़ा वर्ग की महिला, उन्हीं महिलाओं की आवाज प्रियंका गांधी जी उठाती है, और प्रियंका गांधी उन्हीं महिला की आवाज बनती है। आपको याद होगा चाहे राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग की आवाज उठाई तो उनके साथ क्या किया गया? संसद में उनको निलंबित कर दिया गया। वही हाल यहां भी हो रहा है। प्रियंका गांधी जब बोल रही तो इनको दिक्कत वही हो रही है। इनको क्योंकि मालूम है कि जवाब हमारे पास नहीं है, खासतौर से महिलाओं के सामने जवाब हमारे पास नहीं है। महतारी बंधन एक फ्लॉप शो हो चुका है, महतारी को ठगा गया है। जो 3 महीने में महतारी, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का तो काम भी यही है, इसीलिए तो विपक्ष में जनता ने बैठा दिया कि आप काम करते रहिए, आवाज को बुलंद करिए, न्याय दिलाते रहिए, तभी तो आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप जब जमीन तैयार करेंगे तभी तो आपको मौका मिलेगा अगले चुनाव में। आपके पास आएंगे चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी की बड़ी मलाल है, कहते हैं कि हम जमीन बनाते हैं, प्रेम भरोसा जताते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, दमखम के साथ आते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आपके पार्टी के नेता आते हैं और पानी फेर के चले जाते हैं। काहे साहब क्यों कर रहे हैं अब ऐसा? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। सम्माननीय हमारे अजय चंद्राकर सर बैठे हैं, उनको भी मैं सादर नमस्कार प्रणाम करता हूं। देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव के दौरे हो रहे हैं और सारे पार्टी के नेतृत्व करता आ रहे हैं, लेकिन जब नेता आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे संदेश होता है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो वो सौगात दे करके जाते हैं, जितने बार भी आते हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में भी वो जाते हैं और लगातार जो विकास की गाथा उन्होंने गढ़ी छत्तीसगढ़ को लेकर के 10 सालों में, जहां इनकी मनमोहन सिंह जी की सरकार 85,000 करोड़ रुपए दी थी, 3,80,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने 10 सालों में दिए। और उसके साथ साथ ये जो मुद्दे उठाते हैं, देखिए मुद्दे क्या है, यही प्रियंका गांधी जी हैं। उन्होंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब भैया आप देखेंगे इनकी खुद की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी का 3-3 ट्वीट चल रहा है अभी। उन्होंने तो अभी आप संचार प्रमुख का इसमें बाइट दिखा रहे थे, संचार प्रमुख जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी के आने से बड़ा उनको लोग सुनना देखना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि इसमें जो दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं लड़ रही हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी स्वागत है, ये ट्वीट है
उनका जिनका अपमान हुआ यहाँ पर, तो इनके विषय में क्या बोली? आपकी खुद की प्रवक्ता जो यहाँ प्रताड़ित पीड़ित महसूस कर रही है, बेइज्जत महसूस कर रही है, इनके विषय में क्या बोली? दूसरा, लगातार कांग्रेस एक मुद्दा उठाती कि हम संविधान जो है वो भाजपा संविधान बदलने वाली। अरे साहब, 1950 से लेकर के 2023 तक कुल 106 बार संविधान संशोधन हुए और उसमें 2014 के पहले 99 संशोधन हुए। सबसे ज्यादा संशोधन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसके बाद स्त्री धन पर सैम पित्रोदा का बयान जो आ रहा है और आप देखेंगे कि अमेरिका की नीति यहां लागू करने की बात हो रही है, ये वही सैम पित्रोदा है जो राजीव गांधी से लेकर के अभी तक कांग्रेस के प्रमुख सलाहकार रहे हैं। तो ये सारा विषय है और जनता समझती है। छत्तीसगढ़ की जनता तो मोदी की गारंटी पर भरोसा करी और हमने पूरा किया। अभी कह रहे थे साथी प्रवक्ता की महतारी वंदन में अन्याय हो गया। 60 लाख आवेदन भरवाए थे हमने विधानसभा चुनाव में। 70 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को हम दे रहे हैं लाभ, प्रति माह दे रहे हैं 1,000 रुपया, वर्ष का 12,000 रुपया। हमने अपना वादा पूरा कर दिया और ये योजना आगे भी विधिवत प्रारंभ रहेगी। जो बचे हुए लोग हैं उनसे भी फॉर्म भरवाया जाएगा। कोई भी इसमें जो लोग हैं वो सारे लोग इसका लाभ लेंगे। उसके साथ साथ नक्सलवाद पर हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसमें प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जवानों के शौर्य पर 29 जब नक्सलवादियों का एनकाउंटर होता है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रश्न उठाते हैं। इनकी प्रवक्ता जो है सुप्रिया सिंह तो नक्सलियों को शहीद कहती हैं। दीपक बैठ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और तो और मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में यह स्थिति है साहब कि इनके लोगों को न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, न जवानों पर भरोसा है। किसके भरोसे आप नक्सलवादी क्षेत्र में जाते हो? जिन जवानों के भरोसे जाते हो उन्हीं के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो। हमने मोदी की गारंटी पे जो बात कही थी, हम 18 लाख आवास की बात कहे थे। हमने कहा था कि 3100 रुपए में धान देंगे, 21 कुंटल प्रति एकड़ लेंगे, 2 साल का बचा हुआ बोनस देंगे, महतारी वंदन का पैसा देंगे, पीएससी में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच कराएंगे। सारे मामले एक के बाद एक हम कर रहे हैं। एनआईए के तर्ज पर एसआईए का गठन हो गया। और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल सुनील जी, काम तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस मलाल की बात वाली सरकार है सुनील जी, जिस मलाल की बात हमने की है कि कांग्रेस पार्टी को मलाल है कि हम लगातार जमीन बनाने का काम करते हैं, तैयार करते हैं, आप पानी फेर देते हैं। सर, आप चुनाव के ऐन वक्त पर खेला तो अच्छे से कर देते हैं, लेकिन बाद में क्यों भूल जाते हैं? बाद में भी तो याद रखना चाहिए। चलिए वापिस आएंगे आपके पास, अब अजय जी के पास जाएंगे। अजय जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का इतना जबरदस्त वर्चस्व है, चाहे वो देश की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, कि जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएगा? प्रियंका गांधी के दौरे से कुछ असर दिखाई देगा? अभिषेक जी, आपका प्रश्न राष्ट्रीय भी है और प्रादेशिक भी जी। तो राष्ट्रीय लेवल पर 2019 के अक्ष तले कहा जा सकता है और 2014 के अक्ष तले 2024 का लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां दूसरी हैं, क्योंकि इस समय न तो पुलवामा है और न ही विपक्ष बिखरा हुआ है। तो एक इम्पैक्ट तो ये छोड़ रहा है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में कई प्रांत हैं जहां पर परिस्थितियां 2019 के जैसे अनुकूल नहीं है। लेकिन प्रियंका जी की जो बात है जी, प्रियंका जी समय समय पर छत्तीसगढ़ आई और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी काफी बड़े पैमाने पर वो प्रचार की थी। एक वॉरिएटर के रूप में वो निश्चित रूप से जनता को कम्युनिकेट करती है, अपनी बातों को रखने का प्रयास करती हैं। लेकिन यह लोकतंत्र है, जनता सबकी सुनती है और जो उनके लिए कह सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट में होता है, उसके ऊपर वो मोहर लगाती है। अभिषेक जी, मैं कोरबा लोकसभा सीट का जिक्र करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। और भविष्य में आपके साथ इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी का सबका साथ सबका विकास था, उस समय कांग्रेस मात्र 4,265 वोटों से हारी थी। और 349 वोटों से जीती थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी जीती है, 1 सीट पर गोंडवाना पार्टी है और कांग्रेस मात्र एक सीट पर है। तो
तो यहां पर गोंडवाना पार्टी मात्र 714 वोट से सफलता हासिल की और बीजेपी की लीड थी टोटल 6 सीटों पर 96,412 और कांग्रेस एक जगह जीती थी और प्लस गोंडवाना पार्टी को लेने तो कांग्रेस को लीड मिली थी 22,809। तो 72,829 वोटों का गड्ढा है। अब प्रियंका गांधी अपने इस दौरे से या अपने न्याय के माध्यम से कितना इसको पाटती है यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है अभिषेक की। लेकिन पूर्वा का मुकाबला लोकसभा के दृष्टिकोण से 14 और 19 में कांटे का मुकाबला रहा है और 2024 में भी कांटे का मुकाबला दिख रहा है अभिषेक जी। चलिए ठीक है सत्य प्रकाश जी, आपके जो पार्टी के धुरंधर जो इस राजनीति रूपी पिच में खेलने के लिए आते हैं थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। हम बात करेंगे भूपेश बघेल की। 5 साल सीएम रहे, सीएम रहते हुए कई प्रदेशों के दौरा किया, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भूपेश बघेल का नाम हुआ करता था। लेकिन अब तो भाई साहब चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव है, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में है, अपना राजनांदगांव छोड़कर दूसरे सीट में जा नहीं रहे हैं, लोकप्रियता है नहीं। 5 साल मुख्यमंत्री होने के बाद कैसे आपके प्लेयर हैं, कैसे आप सामंजस्य बैठा पा रहे हैं? और फिर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का टक्कर देंगे, राहुल गांधी न्याय दिलवाएंगे, कहां से ये जुनून आता है सर? देखिए अभिषेक जी, मैं आपका जवाब दूंगा, पर मैं थोड़ा सुनील चौधरी जी जो बोल रहे थे उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत लाखों करोड़ दर्शक है, तो ये भ्रम फैला के ना निकल जाए, इससे पहले उनका जवाब दे देता हूँ। देखिए ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की। मणिपुर कहाँ गया भाई साहब? कोई अधिकार है इनको महिला सुरक्षा बोलने का? मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला दौड़ती रही, आपने क्या कार्रवाई की? मुख्यमंत्री भी वहीं जम के बैठे हुए। आपके विधायक तो विधानसभा में मतलब लोकतंत्र का जो मंदिर उसके अंदर बैठ के कैसे वीडियो देखे गए पाए गए थे वो भी सबके सामने। अभी कल की खबर है, एमपी में क्या हुआ है? एमपी में आपकी सरकार है ना इतने सालों से, एमपी में एक 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हो गया, आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई उस पर कर दी? यहां पे जो 15 साल की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी, आदिवासी छात्रावास में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। तो ये इनका तो इतिहास ऐसा है कि इन्होंने सिर्फ और सबसे महत्वपूर्ण बात, बृजमोहन अग्रवाल जी भानु प्रताप उपचुनाव में जो इनके कैंडिडेट थे उसको बचाने के, जो दुष्कर्म का आरोपी है उसको बचाने के लिए गाड़ी के सामने बैठ जाते हैं। जंतर मंत्र बहन बेटी हमारी बैठी रहती है, हमारी सुन लीजिए। बृजभूषण के आज तो खबर आई, बृजभूषण को नहीं उनके बेटे को टिकट दे दिया। मतलब कि ठीक है ये अपराधी है तो उनके दूसरे पुत्र उनको भी अपराधी बना दिया जाए, इसलिए उनको टिकट दे देते। तो ये पूरा का पूरा ये है कि महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अरे हम तो वो पार्टी है, वो इतिहास हमने दिया है जो 50 आरक्षण पंचायती राज में हमारी सरकार ने दिया था। ये बात कर संविधान की, आपके मनमोहन वैद्य ने क्या बयान दिया था? संविधान खत्म कर देंगे। आपके मोहन भागवत जी ने क्या बयान दिया था? आरक्षण खत्म कर देंगे। आपके लोग ऐसे प्रत्याशी जो है, तमाम प्रत्याशी ऐसे 3-4 प्रत्याशी जो खुद ने बोला हमारी 400 सीटें आ जाएगी, हम संविधान खत्म कर देंगे। भाई साहब हमने संशोधन किया है, संशोधन और संविधान खत्म करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप संविधान खत्म करने की बात करते हैं, संशोधन कर रहे हो परिस्थिति के हिसाब से। हमने 21 साल जो वोटिंग का अधिकार था उसको 18 किया था। हम ऐसे संशोधन लेके आ रहे थे जिससे जनहित हो, जिसमें जनता के लिए कुछ खास हो, जनता का जिससे लाभ मिल सके, हम वैसे संशोधन कर। आप ये संविधान खत्म की बात नहीं कर रहे थे। और एक और उनको बात बताना चाहिए, ये बोलते कि 10 साल में कितना मनमोहन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया और अभी कितना मिल रहा है। देखिए यही मैं बोलता हूं, आंकड़ों में बीजेपी पूरा भ्रमित करती है। आप उस पर आंकड़ों मत, प्रतिशत बताइए ना, तो जीडीपी का कितना प्रतिशत मनमोहन सिंह सरकार जी, आप भी तो आंकड़ों में उलझ जाते हैं। जीडीपी का 0, मैं बता रहा हूं, जीडीपी का 0.06% तो 6 मानिए। अभी मैं बता रहा हूं नहीं, मैं वही बोल रहा हूं। देखिए आपने बात की ना, आपके सवाल के जवाब। देखिए भूपेश बघेल जी जितने यहाँ पे सबसे ज्यादा काम कर रहे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, आपको याद होगा इन्होंने 2100 बोल के नहीं दिया, 300 बोनस बोल के नहीं दिया, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2700 तक दिए। तभी तो इनको सोचना पड़ा ना, किसानों के बारे में इन्होंने नहीं सोचा था, इसीलिए तो इनको फुखार पे कहा गया था। इनको सोचना क्यों पड़ा? ये भूपेश बघेल जी की हमारी सरकार की उपलब्धि है कि इनको भी किसानों के बारे में सोचना पड़ा, कि सरकार को किसानों के बारे में सोचना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो 700 किसानों की शहादत होने के बाद इनको फर्क नहीं पड़ता है और उसके बाद भी माफी नहीं मांगते ही। तो इनको किसानों के बाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए सोचना पड़ा है क्योंकि इनको सत्ता हासिल करनी थी। और अभी भी किसानों से बोल रहे ना, घोषणा पत्र में 16, 17, 17, 18 इन्होंने लिखा था और बोनस किसका दिया? 14, 15 का दिया है। जिस सब सबसे कम किसान रजिस्टर्ड थे, उस समय सूखा भी पड़ा था और उसमें भी लगभग 3 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है।
तो ये भी मालूम है। ये आवास की बात कर रहे हैं, एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ केंद्र सरकार से। ये भी पोल पट्टी खुल चुकी है, कुछ दिन पहले प्रतिष्ठा अखबार में खबर छपी थी। तो इसलिए बोल रहा हूं, जनता जो 10 साल से प्रताड़ित है, 3 महीने में समझ चुकी है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ जुमलेबाजी करके हमसे वोट तो ले लिया है, मगर अब पोल पट्टी खुल रही है कि जब देने की बात है तो दे नहीं रहे। महतारी बंदे की बात करें, भाई आपसे दिसंबर से बोला था, कब से दे रहे हैं? उसमें तो लाखों बिल अभी भी छूटे। सरकार बनते ही देंगे, 3 महीने आपने वहां नहीं मारते। तो ये तमाम चीजें सत्यप्रकाश जी, भरोसा फिर भी बीजेपी के ऊपर हो रहा है, आप पे नहीं हो रहा है। भूपेश बघेल ने इतना अच्छा काम किया तो फिर विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। प्रोपेगेंडा करके अब जाने के सुनो, आप प्रोपेगेंडा करके वोट लेना अलग बात है। हम सच की बात लेके आते हैं, हम मुद्दे की बात लेके आते हैं। बात कही है कि 2014-2019 का लोकसभा चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ी चुनौती वाला चुनाव है, टक्कर है, गठबंधन मजबूत है, विपक्षी दल आपस में है, वोट एक जगह जा रहा है। सर, बहुत सारी चीजें हुई है इन 5 सालों में। महंगाई भी है, चरम पर पहुंची है, बेरोजगारी भी हुई है, और कोरोना काल भी देखा है देश ने। बहुत सारे आपने जो वादे 14 और 19 में किए थे वो पूरे भी नहीं हुए, लेकिन जनता भुनाती है सर, एक दिन भुनाती है जब वो वोट डालती है। कहीं ऐसा ना हो कि हवा हवाई 2004 जैसे हो जाए। देखिए, 10 वर्षों में हमने एक मजबूत नींव रखी इस देश को आगे बढ़ाने की। जो अर्थव्यवस्था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 11वें स्थान पर थी, वो मनमोहन सिंह जी, जो कि बड़े एक फाइनेंस वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो 11वें स्थान पर रही। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5वें स्थान पर आ गई और हम 3रे स्थान पर जाने का। देखिए, जायज बात इसमें करिए। मनमोहन सरकार को फिर भी आपने बुलाया था, आपने सरकार ने परामर्श ली थी, क्या आपने नहीं लिया था? क्या वो अर्थशास्त्री के तौर पर आपने उनको श्रेय नहीं दिया था? देखिए साहब, सार्वजनिक जीवन में जब हम किसी देश के अंदर में रहते हैं तो सम्माननीय इंदिरा गांधी जी के साथ अटल जी की भी बातचीत हुई थी। तो सर, सम्मान करिए ना, जिन्होंने काम किया तो सम्मान करिए। अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान हर कोई करता है, सम्मान आप भी कीजिए। जैसे मामले आते हैं, सम्मान आप भी कीजिए। अगर सम्मान के जो काबिल है, जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी आपके पार्टी के नेता थे, पूरा देश सम्मान करता था, विपक्ष भी सम्मान करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो सम्मान के काबिल थे। लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसके पीछे मनमोहन सिंह का हाथ है, उनकी कूटनीति, रणनीति और उनके दिमाग का काम है। आप मानेंगे इस बात को? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से मैं इनसे पूछना चाहता हूं। माननीय मनमोहन सिंह जी ने ओपीएस का विरोध किया था, उन्होंने एनपीएस की बात की थी। कांग्रेस अब काहे के लिए उनकी बात नहीं मानती है ना? मनमोहन सिंह जी बहुत सारी बात है, जीएसटी के विषय में मनमोहन सिंह स्पष्ट थे, अभी कांग्रेस उस पर विरोध क्यों करती है? तो ये थोड़ी ना मानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनको केवल रबर स्टैंप बना करके रखी थी। अरे पावर पॉइंट कहीं और पर था, ये देश की जनता जानती थी। मनमोहन सिंह जी अच्छे व्यक्ति थे, इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन उनको जो रिमोट लेकर के चलाने की कोशिश हुई, इससे देश को बड़ा नुकसान हुआ था। और ये देश की जनता भली भांति समझती, इसके लिए जो भी व्यक्ति काम किया है, हमको उसकी तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है साहब। हम तो कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनको केवल कठपुतली प्रधानमंत्री बना करके इनके सुप्रीमो ने रखा था। और मैं कहता हूं, ये बार बार आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने चुनाव में हरवाने का प्रयास किया? किसने उनको उनके देहांत के 34 साल बाद तक उनको भारत रत्न नहीं दिया? धारा 370 पर क्यों उनकी बात नहीं मानी गई? और ये लोग लगातार जो है संसद में भी उनकी तस्वीर ना लगे, ऐसा प्रयास करते रहे। अरे भैया, क्या बात करते हैं? कांग्रेस के पास बचा क्या है? आप कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है वो अपनी विचारधारा से विमुख हो गई है और कुछ ऐसे लोगों के गिरोह में फंस गई है। ये वो कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस जो है अब अपने पॉलिसी पैरालिसिस के दौर पर गुजर रही है। ये जहां पर कहते थे जात पर ना पात पर मुहर लगेगी, यहां पर अब कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कब हुई साहब? अंग्रेजों के समय में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के लीडर भी इसका विरोध करते रहे। तो कांग्रेस तो सेल्फ गोल कर रही है ना। छत्तीसगढ़ में इनकी लड़ाई जो थी वो सारा जग जानता था, भ्रष्टाचार सारा जग जानता था। आप लगातार भ्रष्टाचार करेंगे, लोगों को बताएंगे बड़ा काम हो रहा है। गोठान में देखिए ये हो गया, गोठान में गाय नहीं है, वहां खाने के लिए कुछ नहीं है और लोगों को बड़े बड़े पोस्टर, रोजगार मिल गया। लेकिन सुनील चौधरी साहब, कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी के नेता और उनसे मोह अभी भी आपकी है। अगर ऐसा होता कि वो भ्रष्टाचारी नेता थे, काम करने वाले नहीं थे, उनकी छवि अच्छी नहीं थी, तो फिर ऐसा कौन सा मोह आपकी पार्टी को है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में समाहित कर रहे हैं?
कहां से ये मुंह पनपता है, कहां से? अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो फिर आपके पार्टी में आके अच्छे खासे कैसे काम कर देते हैं? आपने तो मंत्री भी बना दिया, बड़े बड़े पद भी दे दिए आप। जी देखिए, जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ लगातार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात स्पष्ट मान करके चलिए। और जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, उनका मन बदला है। अरे भगवान श्री राम के मंदिर का न्योता ठुकराएंगे तो अब देखिए श्री राम के मंदिर का यहाँ पे विषय नहीं है। आप देखिए श्री राम को मत ले जाइए, देश के विकास, चलिए ठीक है चौधरी साहब आखिरी कमेंट उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं? सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए अभिषेक जी, देखिए ये अगर इनके भाषणों में से मोदी जी के राम जाति धर्म पाकिस्तान निकाल तो भाषण नहीं कर पाएंगे। अरे तो धर्म की बात करें क्या? देखिए धार्मिक बात करें, ये अरे धर्म को मानने वाले हैं, मनमोहन धर्म के रास्ते पर चलने वाले तो धार्मिक बात करेंगे, धर्मियों की बात तो नहीं करेंगे, धर्मियों की बात तो नहीं करेंगे। जीएसटी की बात उन्होंने ले, जीएसटी संशोधन किया, ऐसे संशोधन किया जिससे व्यापारी आज प्रताड़ित है। व्यापारी के पास नोटिस आते हैं, व्यापार वो कम कर पा रहा, नोटिस आता है कि उसका जवाब देना पड़ता है। मनमोहन सिंह जो काम है ना जनता प्रताड़ित हो चुकी है। एक मेरा सवाल है अभिषेक जी, एक मेरा सवाल है, महिलाओं के सम्मान की बहुत बात कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जब समाज महिलाओं को बाहर आने के लिए नहीं देता तो हमने सरोजिनी नायडू के नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। आरएसएस कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनी है, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अध्यक्ष बीजेपी के बता दिए? एक सवाल मेरा ही बता दे, कितने राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बीजेपी की बनी है, कितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की बनी है महिला? इनका सवाल ये होगा महिला अपराध ये सबसे। ठीक है सुनील जी और सत्यप्रकाश जी, हमारे पास वक्त कम है। हालांकि आखिरी कमेंट हम चंद्राकर जी से लेना चाहेंगे, लेकिन चंद्राकर जी माफी चाहता हूं आपके पास नहीं आ पाए। लेकिन आपके बातों से एक चीज साफ हो गया कि 2019 और 14 जैसे चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव है, कांटे की टक्कर है। 2004 जैसे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस आ जाए। गठबंधन मजबूत है और जिस तरीके से वोटिंग 2 फेज की हो चुकी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींदें तो उड़ी हुई है, क्योंकि बयानबाजी का जो सिलसिला है वो अलग चलने लगा है। और जो पार्टी के नेता हैं वो जब मंच में जाते हैं तो कुछ दूसरे अंदाज में अब दिखाई देने लगे हैं। वो कॉन्फिडेंस जो 400 पार का दिखता था वो शायद कुछ फीका सा नजर आने लगा है। लेकिन अब जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा उसके बाद साफ होगा कि आखिर किधर जनता का रुख गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस विषय में और इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए। 2024 का चुनाव कौन कितना असरदार रहेगा यह भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अपनी अपने पार्टी के अपने अपने नेता लगातार डींगे हाँक रहे हैं, वादे और दावे खूब कर रहे हैं, खूब जोर और आजमाइश चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला जनता के पास है। जनता हर कुछ जानती है, सब कुछ जानती है और 4 जून को जब मतदान की पेटियां खुलेगी किस ओर जनता का रुख होगा यह साफ हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।